तो स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट, उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1-minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। और डीकेटी के माध्यम से मैं सभी एस्पिरेंट्स और सभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ यहाँ पर अपनी जर्नी बताना चाहूँगी, ताकि उन्हें इससे कुछ फ़ायदा मिल सके और वो अपनी जर्नी में इसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। मेरी बेसिक जो शिक्षा हुई है वो लखनऊ से हुई है और मैं लखनऊ की ही रहने वाली हूँ। 10th 12th लखनऊ से पढ़ने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में NIT उत्तराखंड से, और उसके बाद मैंने 1 साल लार्सन एंड टूब्रो में जॉब करी। जॉब को रिज़ाइन करने के बाद फिर 2021 में मैंने तैयारी करना शुरू किया और 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था और फिर उसके बाद 1 साल का समय और लगा और 2023 की परीक्षा में मैं तीनों स्टेजेस में सफल हो पाई। अगर हम शुरू से बात करें तो हमेशा से मेरे मन में था कि मुझे हमेशा से सिविल सेवा में जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था। जब भी कोई रैंक लेकर आता था तो वो हमेशा मुझे उनका इंटरव्यू दिखाते थे। हमेशा बहुत ही छोटी उम्र से ही, कक्षा 8-9 से ही मैं ऐसे देखती थी, तो हमेशा मुझे भी लगता था कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना है और इस फील्ड में जाना है। फिर मैंने धीरे धीरे जब जानना शुरू किया कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस फील्ड में जाके, तो मेरे मन में भी एक था कि मैं इस परीक्षा को एक बार ज़रूर दूँ। तो मेन जो मेरा मोटिवेशन का सोर्स है मेरी फैमिली है। जैसा कि हम सबको पता है कि परीक्षा को 1 साल लगते हैं प्रिपरेशन के लिए और अगले 1 साल में हमको परीक्षा देनी होती है। तो मैं एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में मैंने जो बहुत बड़ी गलतियां की थी अपने पहले साल में, वो ये की थी कि मैंने प्रीलिम्स को बहुत कम समय दिया था, जो कि इस बार मैंने वो गलती अपनी सुधारी और मैंने प्रीलिम्स को जो समय चाहिए 3 से 4 महीने, मैंने वो बहुत ही कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स को दिए। दूसरी जो गलती मैं अपनी बताना चाहूँगी प्रीलिम्स के समय की, वो ये है कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और अगर कुछ दिए भी थे तो मैं बस उनको आधे घंटे या 20 मिनट में भी करके ख़त्म कर देती थी। तो उनको मैं दोबारा देखती नहीं थी कि मैंने कितने सवाल छोड़े, कितने सवाल मैंने गेस किए, या कितना मेरा गेस वर्क सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये जो चीज़ें थी जो मैंने पहले साल से अपने सीखी, ये मुझे बहुत ही इन्होंने मुझे मदद की दूसरे साल की जर्नी के दौरान। प्रीलिम्स में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बुक लिस्ट तो अवेलेबल है ही, सबको पता ही है, बट एक बार मैं बता देती हूँ। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की किताब पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th क्लास की NCERT और GC लियोंग के कुछ चैप्टर्स और कुछ मेन पॉइंट्स मैंने एक जगह नोट कर लिए थे, वो पढ़े थे। पूरी बुक नहीं पढ़ी थी GC लियोंग की। हिस्ट्री के लिए NCERT की 6 से 12 की सारी किताबें, और उसके बाद तमिलनाडु की NCERT की 11th क्लास की किताब, और स्पेक्ट्रम जो कि बहुत ही ज़रूरी है, स्पेक्ट्रम, और एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया की जो पुरानी NCERT है और उनका मैंने पढ़ा था, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस उधर से भी बहुत आते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो मैंने मृणाल सर के जो लेक्चर्स होते हैं, जो वो विन सीरीज चलाते हैं, मैंने वहाँ से ही करा था। तो मैंने 2021 में प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने 20, 21, 22 और आई थिंक 23 के भी 4 साल के मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे, और उनकी जो बुकलेट्स, जो नोट्स थे, वो मैंने पढ़े थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स हमेशा से कोई भी कोचिंग की आप बुकलेट ले ले करंट अफेयर्स की, उसको साथ साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आधा घंटा या 45 मिनट में रोज़ न्यूज़पेपर को देती थी, और एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं, द हिंदू, और उसी पे मैं 2 साल स्टिक थी, वही न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और उससे भी अगर मुझे कभी मेंस के लायक अगर कोई एग्जाम्पल, कोई पॉइंट दिखता था तो मैं उसको नोट करके रखती थी अपने पास। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा अनलिमिटेड होता है, एक तरीके से कहा जा सकता है ये।
तो उसकी प्रिपरेशन का हमको सही सही अंदाजा तब लगता है जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, उसमें से हम कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं और कितना हम सही कर पा रहे हैं या गलत हो रहा है कितना हमसे। तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रीलिम्स के स्टेज पे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो टेस्ट सीरीज हम किसी की भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स की लगाई थी, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10 से 12 कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज मैंने की थी। उसको भी करने का जो तरीका है वो ये है कि हम ये नहीं कि 15-20 मिनट या आधे घंटे में ख़त्म कर दें उसको, जैसा कि मैं करती थी अपने पहले अटेम्प्ट में। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में यही किया कि पूरे 2 घंटे लगाकर बैठकर बहुत ही एनालिटिकल तरीके से प्रीलिम्स के सवालों को करना, मॉक टेस्ट घर पर ही, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको फिर से वापस से पढ़ना, उनके नोट्स बनाना। बाकी और जो चीज़ें हमें अपने सेल्फ एक्सरसाइज जो हमको करनी है प्रीलिम्स के टाइम, वो ये करनी है कि जब हम मॉक लगा रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि हम कितना गेस कर पा रहे हैं, उस गेस में से हमारा कितना सही गेस वर्क हो रहा है, कितना हम क्वेश्चंस छोड़ पा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हम छोड़ पा रहे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब मैंने पहले जब मैं मॉक्स लगाती थी तो मोस्टली मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस छोड़ देती थी क्योंकि वो मुझे नहीं आते थे। लेकिन पर दूसरी बार में मैंने करंट अफेयर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जितना स्टैटिक को, तो एटलीस्ट मैं कर पाती थी। प्रीलिम्स के लिए यही मैं कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन, वो तो एक अलग बात है, बट जो मेंटल प्रिपरेशन और जो एक एनालिटिकल थिंकिंग हमको चाहिए एग्जाम के टाइम पे जो अपना माइंड स्टेबल रखने के लिए, वो हमको घर पे या फिर सेंटर पे मॉक्स लगाने से ही मिलेगी। तो मोस्टली मैंने घर पर ही सारे मॉक्स लगाए थे, कुछ 2-4 मॉक्स मैंने बाहर दिए थे अभ्यास के थ्रू जो विजन IAS ने कराए थे, तो उससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था जब थोड़े मार्क्स ठीक आते थे। और मार्क्स पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए प्रीलिम्स के, खासकर मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है कि मेरे भी मार्क्स काफ़ी कम ही आते थे। बट ये है कि कंसिस्टेंटली लगे रहना एक अलग ज़रूरी बात है। प्रीलिम्स के GS के बाद जो CSAT का पेपर होता है, तो अब वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है, मतलब थोड़ा सा अब उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है इस बीच। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के कुछ 1-1.5 महीने पहले हमको उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खासकर जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह करने में या फिर इंग्लिश वगैरह करने में। तो एटलीस्ट अपना एक पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, रीजनिंग करें, मैथ्स करें या फिर इंग्लिश, जिससे कि आप एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स ला सकें। प्रीलिम्स की तो प्रिपरेशन ये रही। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो मैंने जो तैयारी शुरू करी थी सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही शुरू करी थी। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कमीशन की साइट पे सिलेबस दिया होता है। तो उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है कि क्या पढ़ना है और उसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसी सिलेबस को साथ लेके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। बहुत सारे मल्टीपल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो फ्री अवेलेबल होते हैं, जितने भी राइटअप्स होते हैं या आर्टिकल्स निकलते हैं, जो भी उसमें मेरे सिलेबस से मैच करता था, मैं उस पर अपना एक राइटअप बनाती थी। उसमें एग्जाम्पल्स लिखती थी, डेटास कलेक्ट करती थी और बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करती थी, ये सब करती थी। तो इस तरीके से मैंने मेंस का एक तरीके से कंसोलिडेटेड जो अपना मटेरियल होता है वो मैंने खुद से बनाया था। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब थोड़ा इनका करंट अफेयर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, तो हम इनको बेसिकली पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से कर सकते हैं। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब पूरा का पूरा मैं करंट अफेयर्स पर ही रिलाइट थी। बाकी सारी चीज़ों का मैंने नोट्स बनाया था, बट इनका भी जो है मैंने इनका मोस्टली जो बुकलेट्स होती हैं करंट अफेयर्स की, किसी भी कोचिंग की हो गई, विजन की या फिर दृष्टि की, जिसकी भी जिस भी मीडियम से है, उसमें मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प करके लिख लेती थी। मेंस का जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना। जितना भी टॉपिक आपको दिया हुआ है बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में दिया हुआ है सिलेबस में, उसको पढ़ें। सिलेबस को बाय हार्ट याद करें कि GS1 में क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। मोस्टली GS1 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमारा प्रीलिम्स से कवर हो जाता है, बट कुछ कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो, जैसे कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें तो हमें वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से वही प्रीलिम्स के ही मटेरियल को उठा के वो मेंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
एक बार हमारा अगर खत्म हो जाता है सिलेबस तो उसके बाद फिर हमको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट किए बिना मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग करना बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मार्क्स कम आते हैं, फिर सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। तो आप कुछ अगर टॉपिक देख रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर देना चाहते हैं तो कम से कम वो एक पूरा आप प्रिपेयर कर लें, या फिर अगर आप हिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं तो हिस्ट्री आप पूरा पहले अच्छे से एक बार कर लें, ताकि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस लिख सकें। तो टेस्ट सीरीज की इसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो टेस्ट सीरीज मैंने जिन जिन कोचिंग्स के लिए थे, विजन आईएएस का लिया था मैंने टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी यही था कि मैं टेस्ट देती थी। अगर उनका जो शेड्यूल होता था उस हिसाब से, अगर उनका हिस्ट्री का टेस्ट पहला है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसी सीक्वेंस में अपने सब्जेक्ट्स निपटाते चलूं। तो हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया, पॉलिटी पढ़ के पॉलिटी का टेस्ट दे दिया, तो उस तरीके से करती थी मैं। जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए यही सलाह देना चाहूंगी एस्पिरेंट्स को कि आंसर राइटिंग हमको प्रैक्टिस से आती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ टॉपर्स की कॉपीज देखने से भी नहीं हो पाता है। मैंने भी टॉपर्स की कॉपीज को देख के और बहुत सारा उनको देखकर उनके तरीके से, उनके स्ट्रक्चर से लिखने की प्रैक्टिस की। जैसे कि मैंने कुछ कॉपीज में देखा था जिसमें बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते थे, हेडिंग को बॉक्स में कर देते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस करी कि हम कर सकते हैं अपनी कॉपी में, तो ये मैंने करा था। आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का तो सबको पता है, तो वही फॉर्मेट हमको जो है कि फॉलो करना है। तो बस अब ये है कि वही आंसर सब लिखते हैं तो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलने हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे खींच सकती हूँ। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि आप अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में डायग्राम्स बना दें। अगर जो है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो जरूर ट्राई करें कि एक डायग्राम तो जरूर ही हो। कुछ इंडिया के बारे में पूछा है तो एक मैप ऐसे नीटली बॉक्स में बना होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर सपोज मान लीजिए कि पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब अगर रिसेंट में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास करी है तो आप कोशिश करें कि किसी न किसी वे में आप वो एक फैक्ट मेंशन कर दें। कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट आई है, खासकर इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट अक्सर आती रहती है। तो कुछ कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पॉइंट हो गया, या आगे आने वाले साल में हम कितने का एम कर रहे हैं, या हमसे हमारी अर्थव्यवस्था का परसेंटेज कितना है ग्रोथ का, ये सब चीजें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको मैं एक जगह नोट करती थी। और इनको मैं ये कोशिश करती थी हर सब्जेक्ट वाइज नोट करती थी। ये डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, ये 3 चीजें नोट करती थी और कोशिश करती थी कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा डालूं, कोई ना कोई फैक्ट डालूं, और कोई ना कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का नाम मेंशन करूं, और एग्जांपल्स डालूं। एग्जाम्पल्स आप करंट अफेयर की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सही तरीके से एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। किसी किसी मंथली मैगजीन्स में भी बहुत सारे कोई टॉपिक है तो उसके 4-5 एग्जाम्पल्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि अगर पंचायती राज सिस्टम है, तो अगर किसी ग्राम सभा ने कोई बहुत अच्छा काम करा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वो कहीं ना कहीं किसी बुकलेट में जरूर मेंशन हुआ रहेगा कि इस ग्राम सभा ने इस क्षेत्र में ये काम किया। तो आप वो जरूर कोशिश करें कि आप उसको नोट कर लें, और अगर पॉलिटी में ऐसा कोई सवाल आए तो उसको मेंशन करें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में, आधे नंबर बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होती हैं। मेरे पिछले साल के और इस साल के प्रिपरेशन में यही एक बहुत बड़ा अंतर रहा कि मैंने बहुत ही एज यूजुअल वे में आंसर ना लिख के मैंने हमेशा ट्राई किया कि डायग्राम, डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, ये 4 चीजें मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकूं कि अपने पॉइंट्स में डाल सकूं। कंक्लूजन का सबको पता है कि एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। तो आप जब कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उसके इश्यूज पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, सोल्यूशंस पढ़ते हैं, और वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशंस। तो हमेशा ट्राई करें कि 1 या 2 सोल्यूशंस आप बचा के रखें जो आप कंक्लूजन में लिखें, तो आपको एक कंक्लूजन अच्छा सा तैयार हो जाएगा 3-4 लाइन का। और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे उतना ही ध्यान दें जितना कि आप बॉडी पे दे रहे हैं। मेंस का यही है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 3 घंटे में पेपर लिखना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। प्लस जो असली परीक्षा होती है उस दिन तो 2-2 पेपर लिखने होते हैं, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप 3 घंटे में पेपर को पूरा कर पाएं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए कि कुछ कीवर्ड्स अगर वो बोल रहे हैं कि वाई, व्हेन, हाउ,
वेयर, व्हाट इज, व्हाट कैन बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो इस तरीके से कीवर्ड्स पे फोकस करें और ट्राई करें कि जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें जरूर से जरूर इनकॉर्पोरेट करें। सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पड़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। मेंस की आंसर राइटिंग के बाद हम आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, क्योंकि 500 नंबर उसके भी होते हैं और 2 पेपर होते हैं। तो उसको एटलीस्ट मैंने अपना ऑप्शनल जो है कि 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले साल प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दे पाई थी। तो पर खैर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि वो सब्जेक्ट चूज करें जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसको बहुत डीपली पढ़ना होता है। तो हम ग्रेजुएशन के लेवल तक का पढ़ना होता है एटलीस्ट थोड़ा बहुत। तो इसके लिए जो है कि आप एटलीस्ट जब तक इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तब तक उसमें आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे। तो 2-4 फैक्टर्स जो मैंने ध्यान में रखे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले, एक तो वो थे कि सिलेबस थोड़ा सा कनेक्ट करे इस एग्जाम से। तो सोशियोलॉजी का एक ऐसा था कि मुझे लगा कि सोसाइटी का एक हम पार्ट बनने जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए ही करने जा रहे हैं कुछ। तो एक वो चीज मैंने सोचा कि उसके बारे में पढ़ना सही है। दूसरा, सिलेबस उसका थोड़ा छोटा है नो डाउट, तो थोड़ा प्रिपरेशन के लिए इजी होता है। बाकी सोर्सेज वगैरह बहुत ही हैंडली अवेलेबल होते हैं सारे, और हर जगह आपको उसकी टेस्ट सीरीज उसके सारे सब कुछ मिल जाते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं। एक और बड़ा फैक्टर ये था मेरे लिए सोशियोलॉजी चूज करने का कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस देखे थे। तो उसमें से ही मुझे ये पता चला था कि एस्से वगैरह लिखने में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इवन कुछ हिस्ट्री का, कुछ पॉलिटी का थोड़ा पोर्शन कहीं ना कहीं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, या फिर कुछ टॉपिक्स है सोशियो 2 में, जैसे कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो थोड़ा बहुत आपका हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हर जगह से थोड़ा बहुत आपको थोड़ा फेमिलियरिटी रहती है उसमें। तो इस वजह से मैंने चूज करा। ऑप्शनल को करने का तरीका यही होना चाहिए जिस तरीके से हम जीएस पे फोकस करते हैं, जीएस के पेपर्स पे, उसी तरीके से ऑप्शनल पे भी फोकस होना चाहिए। मैंने ऑप्शनल के भी टेस्ट साथ में ही लिखे थे जीएस के साथ, और ऑप्शनल नो डाउट बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो मुझे स्टार्टिंग में 3.5-4 घंटे लगते थे एक ऑप्शनल करने में, एक पेपर देने में, बट नो डाउट प्रैक्टिस से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ऑप्शनल में मैंने मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने बहुत ज़्यादा किताबें तो फॉलो नहीं करी थी। जो मैंने सोर्सेस फॉलो करे थे वो तुषारांशु सर के नोट्स थे, स्लीपी क्लासेस के उनके ऑनलाइन जो मटेरियल मिलता है और जो उनकी क्लासेस होती हैं वो मैंने बहुत ही फॉलो करी। उसके बाद जो मैंने एक बुक होती है अपनी इंडियन सोशियोलॉजी की, नाम मैं भूल रही हूँ, उनकी मैंने बुक फॉलो करी। और कुछ मैंने इग्नू के बीए और एमए मटेरियल से भी कुछ चीज़ें मैंने नोट करी, और एक खुद से मैंने अपना नोट्स बनाए। क्रॉनिकल करके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है आंसर्स के साथ, उसको भी मैंने फॉलो किया। तो उससे एक पता चल गया कि एक जीएस के और एक सोशियोलॉजी के आंसर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही आती है सोशियोलॉजी में कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं जीएस के क्वेश्चन से। तो हम उसमें ये नहीं तय कर पाते कि हम उसमें आंसर लिखें कैसा, जीएस के तरीके का लिखें या सोशियोलॉजी के तरीके का लिखें। तो मुझे लगता है कि एक वो जो आपको लिखना जो आना चाहिए वो हमेशा प्रैक्टिस से और थोड़ी सी आपको कहीं इनफॉर्मल या फॉर्मल मेंटरिंग जो भी मिल रही है उससे ये होता है। जीएस के क्वेश्चंस में हम नेचुरली कोई थिंकर्स वगैरह मेंशन नहीं करते हैं, कोई सोशल एस्पेक्ट नहीं मेंशन कर पाते हैं जो कि हमको सोशियोलॉजी में करने होते हैं। तो अगर बहुत ही सिमिलर कोई क्वेश्चन आ रहा है जीएस से, तो हमको बस इतना करना है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड 2-4 थिंकर्स के नाम हमें पता होना चाहिए, उनकी कोई 1-2 थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। बाकी वही स्ट्रैटेजी अपनाई मैंने कि डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स और डायग्राम तो खैर सोशियो में उतना नहीं हो पाता, तो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स एंड एग्जाम्पल्स। तो यही स्ट्रैटेजी इसमें भी अपनाई कि एटलीस्ट अपने सोशियो के भी आंसर्स में मैं कोई डेटा दे सकूं, जैसे कि पॉपुलेशन, तो एक ये सोशियोलॉजी का भी टॉपिक है और एक ये जीएस का भी टॉपिक है। तो आप ये डेटा सोशियोलॉजी में भी लिख सकते हैं कि
हमारी पॉपुलेशन या किसी की भी पॉपुलेशन किसी से सरपास की या जो भी है, तो डेटा आप लिख सकते हैं, फैक्ट्स लिख सकते हैं। बस यहाँ पर एक सोशल एस्पेक्ट और कुछ थिंकर्स जिन्होंने इसके बारे में बात करी उसका लिखना होता है। सोशियो 1 एक तरीके से स्टैटिक है, तो उसके लिए तो मैंने यही मेनली स्लीपी क्लासेस, तो शारांशु सर के नोट्स और एक जो बुक है इंडियन सोशियोलॉजी की, वो बुक मैंने नितिन सिंघानिया की बुक है, नितिन सिंघानिया की इंडियन सोशियोलॉजी की बुक, वो फॉलो करी मैंने। और जो सोशियोलॉजी 2 है उसके लिए भी मैंने जो है कि स्लीपी क्लासेस के नोट्स मोस्टली, तो शारांशु सर के नोट्स और वही सेम बुक फॉलो करी। बाकी करंट अफेयर्स में जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशियो का जो पेपर 2 होता है वो मोस्टली थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो उसमें न्यूज़पेपर्स में जो आप पढ़ रहे हैं वो कभी कभार बहुत ही काम आता है, कभी कभार कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और बहुत ही अच्छे कोई आर्टिकल अगर आपने पढ़ा, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत ही कामगार चीज होती है। जीएस के पेपर्स में एथिक्स के पेपर की बात अगर करें तो एथिक्स का पेपर आपको कभी ऐसे अलग से नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको साथ लेकर चलिए। एक छोटी सी बुकलेट बना लीजिए एथिक्स की, और एथिक्स में जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है एग्जाम्पल्स। एथिक्स का पेपर बिना एग्जाम्पल्स के पूरा का पूरा अधूरा है। आप कितना भी लिख दें, आप एक वो फील नहीं ला पाएंगे जो एक एग्जाम्पल, अगर एम्पैथी पे क्वेश्चन है तो आप कितना भी पैराग्राफ लिख दें, पर अगर आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया कि एक लीडर है, इन्होंने ये एम्पैथी शो करी पुअर्स के रिगार्डिंग, या कुछ ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई बहुत ही फेमस कुछ एग्जाम्पल है, तो वो लिख देंगे तो एक बहुत ही कनेक्ट हो जाता है तुरंत से, भले ही आप उस चीज को पैराग्राफ में समझा ना पाए। तो उसका मेरा ऑल राउंड द ईयर प्रिपरेशन चला था एथिक्स का, मैंने उसको अलग से कभी नहीं पढ़ा। और मैंने ये ज़रूर किया था कि बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ जो आती थी, मैंने ग्रुप्स टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखे थे, तो बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ आती थी या उनके नोट्स आते थे 2-4 पेज के, तो मैं उनको खोलती थी और मुझे उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स मिलते थे मैं बस एग्जाम्पल्स ही कलेक्ट करती थी। तो आई थिंक मेरी 2-3 कॉपियाँ थी एथिक्स की जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स भरे थे। तो कीवर्ड्स उठाएं एथिक्स के जो सिलेबस का है, जैसे कि मान लीजिए अगर इम्पार्शियलिटी है, ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो भी है सबके आप डिवाइड कर दें अपने सेक्शंस और बस एग्जाम्पल्स आप नोट करते जाएं। और कहीं से भी एक डेफिनेशन 2 लाइन की जो आप याद रख सकें, या फिर आप जो स्पॉन्टेनियसली बना भी सकते हैं, डिसेंट सी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, यही उसका जो है टेक्निक है जो मैंने क्रैक किया था अपने लिए। केस स्टडीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वो थोड़ा सा केस स्टडीज में मार्क्स भी आपको आसानी से मिलते हैं क्योंकि पार्ट्स में उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने एथिक्स के पेपर को थोड़ा वाइब्रेंट बनाने की, जैसे कि अगर आपको स्टेक होल्डर्स पूछे हैं तो आप थोड़ा डायग्राम बना दें, थोड़ा स्टेप वाइज दिखा दें ये स्टेक होल्डर्स हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग बनाती थी। अगर 5 केस स्टडीज हैं तो मैं एक में पाई चार्ट बना दिया, एक में लैडर बना दिया, एक में ट्राइंगल बना दिया, उस हिसाब से करती थी। और हमेशा एंड में कंक्लूजन, इसमें भी एथिक्स के पेपर में भी सेम वही स्ट्रैटेजी कि आपको कंक्लूजन जरूर से जरूर लिखना है। तो 2-3 लाइन का कंक्लूजन और एक अच्छा सा एग्जाम्पल जरूर लिखें, तो उससे जो है एथिक्स के पेपर में थोड़ा मार्क्स गेन करना इजी हो जाता है। एथिक्स के पेपर को कभी भी इग्नोर मत करिए क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। आप बहुत आसानी से इसमें कम मेहनत के साथ बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और वही जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि बाकी जीएस 1, 2, 3 में सबके मार्क्स ऑलमोस्ट लगभग आसपास ही होते हैं, बट जो डिफरेंस आ जाता है वो एथिक्स और ऑप्शनल से ही आ जाता है। तो एथिक्स बहुत आसानी से आप राउंड द ईयर बिना किसी लोड लिए कर सकते हैं। और जो है कि बहुत सारे जो करंट एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है तो किसी कंट्री ने किसी रिफ्यूजीज के लिए कुछ अच्छा किया, तो ये कुछ यूएन ने कुछ कहा कि ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आप जैसे कि एम्पैथी वगैरह में अगर आप लिख सकते हैं, तो ये करंट अफेयर के एग्जांपल्स एथिक्स में भी चलते हैं। कोट्स याद कर लें, कोट्स बहुत जरूरी हैं। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं हर एक केस स्टडी में कंक्लूजन में एक कोट जरूर लिखूंगी अगर मुझे उससे रिलेटेड याद आता है तो मैंने बहुत सारे कोट्स जो है कि पूरी अपनी कॉपी बना रखी थी, तो मुझे रैंडम कहीं भी कोट्स दिखते थे। इवन क्लासमेट की कॉपी के नीचे भी कोट्स लिखे होते हैं तो मैं उनको भी लिख लेती थी और बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं आपको, 1 लाइन के 2 लाइन के। इवन आप बहुत सिंपल कोट्स जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर कुछ भी आप डिसिप्लिन पे कोट है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैंने ये सब भी लिखा
है मॉक्स में और मुझे नो डाउट ठीक ठाक मार्क्स मिले, अप्रिसिएशन मिला है इस पे, तो आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोड कुछ भी आपको जो याद रहे वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। उससे आपका आंसर बाकियों के आंसर से थोड़ा अलग दिखेगा और थोड़ा जो है कि आधा मार्क्स 1 मार्क्स आप हर एक क्वेश्चन में फेच कर सकते हैं आसानी से। कंपलसरी पेपर्स की तो जो है कि इंग्लिश और हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चूज करें। उसके लिए इतना कुछ ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है। थोड़ा बहुत आप मैंने एक हिंदी के लिए पर्टिकुलरली मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट ली थी जो सॉल्व थी, तो उसमें बस मैंने ये देखा था कि पूछते क्या क्या है, कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इतने नंबर का विलोम पूछेंगे, इतने नंबर का ट्रांसलेशन पूछेंगे। तो लास्ट के 10 दिनों में मैं बस कुछ चीजों का, जैसे कि अब डेमोक्रेसी बहुत ही कॉमन वर्ड है पर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, तो इस तरीके की थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ा ट्राई करती थी कि देखते रहूं, ताकि ट्रांसलेशन वगैरह हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो कभी कभी आप स्टक हो जाते हैं, आपको एग्जैक्ट याद नहीं आता, तो वो आप कर सकें। बाकी इसमें तो इतना लोड लेने वाली बात है नहीं। मेंस का पूरा यही रहता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक दिन में 2-2 पेपर लिखने होते हैं 3-3 घंटे के, तो बहुत ही ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। तो मेंस के पेपर के पहले बिल्कुल अपना बहुत ही जो एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट, फिगर्स जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से एक जगह नोट करिए। कुछ फैक्ट्स जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनको अलग से लिख लेती थी एक पेज में, ताकि मैं जाने से पहले, अगर GS3 का पेपर है तो अगर उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी है और अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो मैंने लिख लिया और जाने से पहले एक नजर देख लिया। ये होता था। हमेशा टाइमर लगाकर ही पेपर दें और कोशिश करें 3 घंटे में हो जाए। तो ये प्रैक्टिस जब बनी रहती है तो असली एग्जाम में बहुत ही आसानी होती है पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाने की। मेंस एग्जाम के बाद हम इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए मेंस के बाद बहुत टाइम होता है, तो डैफ वगैरह भरना होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपने क्या क्या इनपुट्स दिए हैं उन्हें, जिनके बेसिस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको उन्हीं इनपुट्स को जो आपने ही दिए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो जो टाइम आपका बच रहा है मेंस से इंटरव्यू के बीच में, तो थोड़ा कोशिश करें कि अपनी आपकी जो अभी तक की पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा और जानने की कोशिश करें। कोई आपकी हॉबी है तो उसको दोबारा से स्टार्ट करें। मेरी हॉबी गार्डनिंग थी, तो मैंने मेंस के बाद बहुत करा, अपने छोटे से गार्डन में पौधे वगैरह लगाए और चीजें पढ़ी भी, करी भी, और मतलब बहुत सारी चीजें करी। तो आप अपनी हॉबीज पे रिवाइंड बैक करिए थोड़ा सा, उससे आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा अच्छी होती है। डैफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसी पे आपका मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो डैफ को बहुत अच्छे से पढ़ें। स्कूलिंग कहाँ से करी है, स्कूल का क्या नाम है, कहाँ रहे आप, और ग्रेजुएशन क्या किया, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपके पास बहुत टाइम होता है तो आराम से ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ें। करंट अफेयर से टच में रहना बहुत ज़रूरी है इस बीच, क्योंकि इंटरव्यू का जिस टाइम इंटरव्यू होता है उस टाइम के आसपास का आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। थोड़ा सा आप अगर इस बीच कोशिश करें कि किसी के साथ डिस्कशन कर सकें, कुछ ग्रुप डिस्कशन कर सकें किसी टॉपिक्स पे, तो वो भी करें थोड़ा सा, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो, आप ताकि डरे नहीं 2-4 लोगों के सामने बोलने के लिए। थोड़ा सा आप सोचे कि आप पढ़ें कि भाई अगर आप IAS बनेंगे या IPS बनेंगे या कुछ भी, तो उनके जो है कि रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, थोड़ा सा इस बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। बाकी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रिपरेशन तो नहीं करा था मैंने इंटरव्यू के लिए। लास्ट के 1 महीने इंटरव्यू से पहले बस मैंने अपने डैफ को दोबारा से देखा। कुछ चीजें जो मुझे लगा मेरे हॉबीज में अगर मुझसे पूछी जा सकती हैं, ऑप्शनल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, थिंकर्स वगैरह जो मैं भूल चुकी थी उनको मैंने रिवाइज करा। और बाकी अपना जो है करंट अफेयर से न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं, जो है कि आप प्रीलिम्स के बाद कभी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़े नहीं, इवन मेंस के लिए भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। कभी अगर आपका 1-2 दिन स्किप भी हो जाता है तो आप उसको एक दिन साथ में पढ़ लें। मैंने 3-4 दिन के भी न्यूज़पेपर एक साथ पढ़े हैं 4-5 घंटे देकर, पर मैं छोड़ती नहीं थी कभी अगर स्किप होता था तो न्यूज़पेपर पढ़ें। मेंस तक मैंने एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, द हिंदू। उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस और मिंट शुरू किया था, तो 3 न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी। लास्ट तक आते आते वो भी एक ही हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉक्स वगैरह में टाइम नहीं मिलता है। मॉक्स देने का डिसीजन आपका खुद का है कि आप कितने देना चाहते हैं और आपका डर कितने में खत्म होता है और कितने में आपको नर्वसनेस जाती है।
मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से 4 या 5 मॉक्स दिए थे, दिल्ली जाकर दिए थे। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, दिल्ली भी जाकर दे सकते हैं, जैसा आपका हो। तो एक थोड़ा जो डर और जो नर्वसनेस होती है उस टाइम की, वो थोड़ी चली जाती है कि आप एटलीस्ट 5-6 लोगों के सामने बैठ के आप इंट्रोडक्शन दे पा रहे हो अपना। अगर वो आपसे कुछ आपका थॉट पूछ रहे हैं, कुछ ओपिनियन बेस्ड पूछ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उनको बता पा रहे हो। तो बस ये है कि बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना है किसी के भी कमेंट्स को, क्योंकि जनरली होते हैं पहले 2-3 मॉक्स में आपको कमेंट्स मिलेंगे थोड़ा जो आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। मैं 1 हफ्ता थी मॉक्स के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हर जगह बहुत चीज बोला जाता था कि आप जो है बहुत फास्ट बोलते हैं, या फिर आप लगता है कि रट के बोल रहे हैं, या आप स्माइल नहीं करते। तो जो भी है, आपको बस ये है कि उनसे यही आपको लेना है इनपुट कि आप जो है कि वहां पे बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन बट जो असली इंटरव्यू है और जो मॉक्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मॉक में नर्वसनेस होना बहुत ही आम बात है। आप होंगे और धीरे धीरे 2-4 देंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यू के दिन जो है, जो मेन इंटरव्यू हमारा रियल इंटरव्यू होता है, वो बहुत ही कूल एंड काम जगह होती है, बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल प्रेशर फील नहीं हुआ था, बल्कि मॉक्स में मैं बहुत ही डरी सहमी रहती थी और बहुत ही कॉन्शियस रहती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। बट रियल इंटरव्यू में ऐसा था कि बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया, कोई भी परेशानी नहीं आई कि मतलब मैं डरी या नर्वस हुई। इवन क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोला कि सर मुझे नहीं आता। और बोर्ड मेंबर्स भी, आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आपको समझाते भी हैं कि ये नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो बस आप जो है कि ये ना सोचें कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ या मैं बहुत कम बोल रही हूँ, या ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ इतने सेकंड्स बोलना है, उतने सेकंड्स बोलना है। आप अपना टाइम लेके आराम से बोलें तो हो जाता है। बाकी और तो एक जनरल एडवाइस यही देना चाहूंगी सारे एस्पिरेंट्स को कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें कि आप कर लेंगे। सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सबकी स्ट्रैटेजी सुने, सबकी स्ट्रैटेजी में से जो आपके लिए काम करता है उसको चूज करें। जरूरी नहीं कि अगर किसी ने बताया कि सुबह उठ के पढ़ना है तो आप भी वही करें। मेरा पूरा का पूरा स्टडी शेड्यूल नाइट का रहता था। मैं दोपहर से शुरू करती थी 2 या 3 बजे से, और मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मुझे भी बहुत, मेरी बहन ने भी बोला कि आप जो है कि दिन में पढ़ा करो वरना आप एग्जाम के टाइम सो जाओगे। बट कोशिश की, बट नहीं हुआ। तो आप जिस तरीके से, नेचुरल तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको प्रेशर ना फील हो, आप उस तरीके से तैयारी करें। कोचिंग के मार्क्स या फिर मॉक्स के टेस्ट के नंबर, इनको बहुत ज्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इनके पीछे मत भागिए। ये जरूर है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा टाइम तक टिका हुआ है, जो है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा एक परेशानी की बात है। बट अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप जरूर इम्प्रूव कर लेंगे। सिलेबस पे स्टिक करें, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, और करंट अफेयर्स साथ साथ में करते चलें, क्योंकि अब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो स्टैटिक की कॉस्ट पे नहीं, स्टैटिक हमेशा आपका मेन फोकस होना चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो आई थिंक ये सब चीजें करने से बहुत आसानी से आप सेल थ्रू कर सकते हैं। प्रीलिम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस देना। थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, खासकर पिछले 5-6 सालों के। उसको लगाएं और एनालाइज करें कि किस तरीके से कितना डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर के अराउंड, किसी हैपनिंग के अराउंड या स्टैटिक पार्ट के अराउंड। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा।